हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिले हैं आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ साइंस के करवाने के लिए। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 जो है टॉप क्वेश्चंस किसके, साइंस के। ठीक है, जिसके अंदर आप अच्छे से जानते हो हम लोग जब भी टॉप क्वेश्चन सीरीज करते हैं या साइंस की कोई भी वीडियो करते हैं तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही कवर करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछता है, फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम को दें। प्रेफरेंस जो होती है वो बायोलॉजी की हमेशा ज़्यादा रहती है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की लगभग इक्वल रहती है। ठीक है, तो ये एग्जामिनर की हमेशा प्रेफरेंस रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे समझना है अच्छे से। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है। और अगर कोई अटेम्प्ट के बाद प्रॉब्लम आए तो आपको वीडियो को रिपीट देखना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को रिपीट देखना है। और कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है जो आपको लगता है कि मैम वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे, आपका आंसर क्लियर करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए, और क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, जितने भी ऐसे दोस्त हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको यहाँ वहाँ दूर नहीं जाना पड़े। आपको पता है इस चैनल पर सब कुछ मिल रहा है, तो जुड़ जाइए उस चैनल के साथ। अगर किसी का भी चैनल आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए उसके साथ, लेकिन एक ही जगह से तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज के 20 क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ी केबीसी वाली फील आ गई मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी अमिताभ बच्चन वाली फील भी ले लेनी चाहिए। आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, ईस्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ खमीर। यानी ईस्ट जो होता है वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, यानी ईस्ट से हमें क्या मिलता है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, आपने कभी सुना नहीं होगा। देखिए वैसे जितनी भी बड़ी बड़ी बेकरी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, जो बड़े बड़े स्केल पे ब्रेड बनाती है, वो लोग ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ईस्ट जो होती है वो पफ्ड अप अपीयरेंस देती है ब्रेड को। किसको, पफ्ड अप अपीयरेंस देती है ब्रेड को। तो ईस्ट जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, तीनों ही चीजों का, प्रोटीन का भी, विटामिन बी का भी और राइबोफ्लेविन का भी। और आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन बी को ही राइबोफ्लेविन कहते हैं, यानी विटामिन बी और राइबोफ्लेविन तो एक ही बात है। ठीक है, अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ईस्ट क्या है, नेचुरल एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर हर एक अमीनो एसिड मिलता है। ईस्ट के अंदर प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो एक क्या है, पॉलीमर है। किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से। यानी जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर है। जब मोनोमर जुड़ते हैं तो बनता है पॉलीमर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुलीकरण बोलते हैं इसे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोटीन यानी कि आपको पता होना चाहिए ईस्ट के अंदर सारे अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन बी से, मेनली विटामिन बी की कमी से स्किन की प्रॉब्लम होती है या अनेमिया होता है। मेन चीजें यही है जो होती है। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम, एनीमिया या हेयर लॉस टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी एंजाइम्स हम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, टाइलिन है, ठीक है, या फिर आप कोई भी और मान लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेव है। ठीक है, और कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, ठीक है, अमाइलेज है, लाइपेज है, माल्टेज है। ठीक है, जितने भी एंजाइम है ये सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है ये सीधी सी बात है अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। इसी के अंदर मैं आपको स्टीरॉयड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टीरॉयड जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉयड जितने भी होते हैं वो एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी में मिलते हैं। नेचुरली कहाँ मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। यानी जब भी सूजन आती है ना किसी चीज से,
इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। आपने सुना होगा जब किसी को कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए, ठीक है। वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सुप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है। तो ज़्यादातर जितने भी एलर्जिक वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है, जिससे कि मोटापा भी आता है, ठीक है। चलिए, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पता ही है, लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होते हैं। और इसके अलावा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। यस, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन जब हम पढ़ते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बाई लेयर से। याद है, कमेंट में मुझे बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था और उस मॉडल का नाम क्या था, नेम ऑफ द मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग ऑफ ओर, हमने एक ओर को हीट किया उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे एयर की एब्सेंस में, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कैल्सिनेशन बोला जाता है। बस याद रखनी है ये बात, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कंसंट्रेटेड ओर होती है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करके और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्या है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट कौन सा है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, ठीक है। सीरीज क्या होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के अंदर फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन और इसके बाद आता है नाइट्रोजन। ये तीन आप लोगों को ध्यान रखने हैं, फोन से याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा वो होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन, फ्रेंसियम, ठीक है। फ्रेंसियम से कम भी होते हैं लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंसियम इंपॉर्टेंट है। फ्रेंसियम क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को सीरीज में याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मार्क द कंपाउंड विच पोजेसेस आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें से वो कंपाउंड बताना है जिसके अंदर तीनों प्रकार के बॉन्ड है, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। क्लियर। आयनिक बॉन्ड का मतलब उसमें आयंस है, कोवेलेंट का मतलब एटम की शेयरिंग हो रही है और कोऑर्डिनेट की मतलब पूरा का पूरा डोनेट किया जा रहा है। आपको पता है ना, 3 प्रकार की बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्ड। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम केमिकल बॉन्डिंग पे क्या बनाया जाए, लेक्चर बनाया जाए, ठीक है। अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो इस टॉपिक पे बनेगी क्लास। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। बॉन्ड्स 3 टाइप के होते हैं मेनली, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जब मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ए ने खुशी खुशी बी को कुछ दे दिया और बी ने खुशी खुशी ले लिया, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा है, दे दिया, खुद क्या हो गया, पॉजिटिव, और एक बहुत ही बुरा है, ले लिया, खुद क्या हो गया, नेगेटिव। ये होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। ए था, बी था, ए के पास रोटी थी, बी के पास सब्जी थी। दोनों ने कहा कि भाई रोटी खाली नहीं खा सकता, ए ने बोला, बी ने बोला मैं सब्जी खाली नहीं खा सकता। दोनों ने शेयरिंग कर ली, अब दोनों का पेट भर गया, दोनों ने रोटी सब्जी खा ली, तो इसे बोलते हैं शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, ए है, बी है, ए अपना खुश था, इसका पेट भरा हुआ था, लेकिन इसके पास रोटी भी थी और सब्जी भी थी, और बी के पास ना रोटी थी ना सब्जी थी। ए कहता भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो ऐसा कर रोटी और सब्जी दोनों ले ले। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। थोड़ी सी डिटेल में जानना है तो आप वीडियो मांग सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको तीनों बॉन्ड किसमें मिलते हैं, तो पानी के अंदर कोवेलेंट होता है, SO3 में कोवेलेंट होता है, SO2 में कोवेलेंट होता है। आंसर जाएगा NH4Cl। आंसर क्या जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए, अमोनियम क्लोराइड को अगर तोड़ेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, यानी आयनिक बॉन्ड तो है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तो देखिए ऐसा होता है, N जो होता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। चलिए क्लोरीन छोड़िए, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया 1 के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया 1 के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब एक और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, ये रहा।
ठीक है। लेकिन ये वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और यहीं पर क्लोरीन बैठा है 7 इलेक्ट्रॉन लेके, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्लोरीन बैठा है कितने इलेक्ट्रॉन लेके, 7 इलेक्ट्रॉन लेके। अब देखिए होगा क्या, हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा था, उसने सबसे पहले तो क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया क्लोरीन ने, ठीक है, और खुद क्या बन गया, क्लोरीन खुद बन गया नेगेटिव और हाइड्रोजन को कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन ने कहा रोटी है, नाइट्रोजन ने कहा सब्जी, आजा खा लेते हैं। इन दोनों ने कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये क्या है, कोवेलेंट, ये भी क्या है, कोवेलेंट। इन दोनों ने कर लिया, ये भी कोवेलेंट है। तीनों खुश हो गए। अब नाइट्रोजन के पास 2 पड़े थे और हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पर गरीब था, ठीक है, तो नाइट्रोजन ने अपने दोनों इसको दे दिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने देखिए कोवेलेंट भी बनाया, कोऑर्डिनेट भी बनाया, और ये कहीं ना कहीं ये आयनिक भी बन रहा है। तो आंसर जाएगा NH4Cl। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। NH4Cl का कुछ इस तरीके का होता है, N, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक ये बॉन्ड आगे की तरफ, एक ये बॉन्ड पीछे की तरफ, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिया है, वैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट होती जा रही है। आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आम भाषा में CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। सबसे जनरल फॉर्मूला होता है कार्बन के ऊपर 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन। ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आप जानते हैं हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जिस लेयर में हम रहते हैं उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, और पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर जिसपे हम रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली यूवी किरणों से हमें बचाती है। अब ओजोन लेयर होती है O3 की बनी हुई। ये O3 के ऊपर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अटैक करता है ना, तो ये टूट जाता है O2+O में। तो O3 अल्टीमेटली टूट गई। उस जगह से अगर O3 टूट जाएगी यानी वो डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, यूवी रेस हमारी धरती पे गिरती है, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर गिरती है, और स्किन प्रॉब्लम्स या बीमारियां हो जाती है लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओजोन लेयर मेनली डिप्लीट किसकी वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। ये कहाँ से निकलता था, तो ये पहले पुराने जमाने के जो फ्रिज होते थे वहां से निकलता था, एयर कंडीशनर से निकलता था, और पुराने परफ्यूम्स, डीओ, इनके अंदर CFC बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है ना आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एविएशन फ्यूल क्या होते हैं, एविएशन फ्यूल आपको नया शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल होते हैं, जो पेट्रोलियम से बनते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होते हैं, जो पावर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें यूज होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करवाया हुआ टॉपिक है, डिसीज टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। क्या है, मैच करना है करेक्टली इन्फेक्शियस एजेंट को उनकी डिसीज के साथ। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, देखिए सबसे ईजी, सबसे पहले मैंने आपको करवाया था गंजा दामाद खाए फ्रूट। याद है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो दामाद से आता है दाद यानी रिंगवॉर्म, और ये फंगस की बीमारी थी। तो B का 4 देख लो, सबसे पहले आपको मिल गया आंसर, B का 4 ये रहा। ठीक है, और कुछ मैच करें, बिल्कुल हमने किया था मम्मी प्यारे पापा काम पर सोते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी काम पर यानी काला आजार, प्रोटोजोआ से होने वाली काला आजार, ये आपको मिल गया C पे 1। और वायरस से होने वाली, वायरस से इन्फ्लुएंजा कोल्ड कफ होता है, और बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस TB। ठीक है, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया ऑप्शन C। इसके लिए अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिसीज टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है, जिसमें ट्रिक के साथ आपको सारी बीमारियां याद की गई है। आपको इस क्वेश्चन को करने में उस वीडियो को देखने के बाद 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। ये आप क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, जबकि एक टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें इसने एक ही क्वेश्चन में पूछ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास देखिए क्या है, मैटर वेव आर। मैटर की वेव क्या होती है, तो आपको ध्यान रखनी है ये बात कि ऐसा बोला गया कि लाइट जो होती है, लाइट की जो वेव होती है, लाइट की जो रे होती है, वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं ना, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती है, और ये एटम अपनी जगह पर ना हिलते रहते हैं, अपनी जगह पर मोशन करते हैं।
यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से एटम से मिलकर बनी है, यानी पार्टिकल तो होते हैं और मोशन करते हैं तो वो एक वेव बना रहे हैं। तो लाइट एक पार्टिकल और वेव नेचर वाली होती है। और इसी बेसिस पे डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला, क्या बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा बोला कि जितनी भी क्या है मैटर होता है वो भी क्या होती है, मैटर वेव्स भी डी ब्रोगली मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाती है। ठीक है, देखो दोबारा से सुनो, 1920 के अंदर 1920 के अंदर डी ब्रोगली के नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूव की कि जो लाइट रे होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। और इसी बेसिस पर ये कहा गया कि मैटर वेव भी दोनों नेचर रखती है और इसीलिए मैटर वेव को डी ब्रोगली वेव कह दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास देखिए क्या है। व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड विग्रसली, जब मिल्क को जोर जोर से घुमाया जाता है तो क्रीम निकल जाती है, यानी दूध से मक्खन निकालने वाला सिस्टम है, तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जब भी कोई चीज, मान लीजिए हम ये दूध घूम घूम के उसने क्या किया, साइड में फेंक दिया, किसको, मक्खन को साइड में फेंक दिया, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्रीम ने क्या किया, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, मेन चीज याद रखिएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन की जब बात की जाती है, फोर्स जब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड, अंदर की तरफ जब लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारे ऊपर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारे ऊपर अर्थ लगाती है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि जमीन लगाती है। फ्रिक्शन मतलब कि जो आपकी बॉडी को मोशन को रोकता है। ठीक है, मान लीजिए जमीन पे एक बॉक्स पड़ा है, आप उसको यहाँ से धक्का दे रहे हैं बट वो सरक ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जमीन ने उसने को रोका हुआ है, वो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मामीटर, ऐसा क्यों। यानी कि जितने भी गैस वाले थर्मामीटर हैं, यानी ऐसे थर्मामीटर है जिसमें गैस इस्तेमाल होती है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी ज्यादा अच्छा काम करते हैं लिक्विड थर्मामीटर से। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस थर्मामीटर जो होते हैं उसमें आपको याद रखना है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज आते ही, बहुत ही कम लेस टेम्परेचर चेंज के अंदर भी वो क्या कर देती है, एक्सपैंड कर देती है, यानी उनकी एक्सपेंशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। गैस जो होती है वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करती है एज कंपेयर टू लिक्विड, गैस ज्यादा करती है। तो जो जितनी जल्दी एक्सपैंड करके हमें टेम्परेचर बताएगा वो उतना ही अच्छा। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए गैसेस के पास क्या है, हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ओपियम प्लांट, ओपियम पॉपी, ठीक है, ओपियम प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मॉर्फिन मिलता है। तो पहले तो आपको याद रखना है ओपियम प्लांट का नाम क्या है, ओपियम पॉपी। और याद रखिएगा, चाहे यहाँ पर मॉर्फिन, पॉपी की स्पेलिंग अलग होगी, POPPY, चाहे मॉर्फिन की बात की जाए, चाहे ओपियम खुद की बात की जाए, चाहे आपको बोल दिया जाए कोडीन, चाहे आपको हीरोइन बोल दिया जाए, आपने नाम सुना होगा हीरोइन का, मॉर्फिन का, तो इनका तो नाम सुना ही है आपका। तो ये सभी के सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं अनराइप सीड कैप्सूल के लेटेक्स से, या आपको सीधे सीधे ऑप्शन मिलेगा फ्रूट कोट। ठीक है, फ्रूट का जो कोट होता है उससे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, याद रखिए जो सीड होती है वहां से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। यानी हम बायोलॉजिकली ही, यानी हम नेचर की मदद से ही क्या कर दे, सॉइल को कंजर्व कर ले, यानी कि हम क्या कर दे, इसके अंदर देखिए हम सॉइल इरोजन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, एंड यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन भी होता है, और वो भी बायोलॉजिकली। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्टोर फार्मिंग। क्या होता है कॉन्टोर फार्मिंग, जो स्लोपी एरिया होते हैं ना, जितने भी हिली एरिया होते हैं स्लोप वाले, उन्हें स्लोप की फॉर्म में ना लाइनें बना दी जाती है, ताकि फार्मिंग बहुत आराम से हो पाए और पानी भी यूज हो सके बार बार। ठीक है, कॉन्टोर फार्मिंग। नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज कैसी चीनी है, तो ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है, आप सभी को पता होना चाहिए। ग्लूकोज C6H12O6 और 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स, बस याद रखना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए
डेक। ये सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एमरजेंसी शुगर है, ठीक है, या फिर इमीडिएट इफेक्ट देने वाली शुगर है, एमरजेंसी शुगर है। क्योंकि जैसे ही अगर कोई पेशेंट बहुत कमजोर भी है, अगर उसे ग्लूकोज चढ़ा दी जाए तो उसको बॉडी में इमीडिएट एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लूकोज इमीडिएट एनर्जी देता है और ये एक मोनोसेकेराइड है। न्यूट्रिशन में पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, मोनोसेकेराइड है, यानी ग्लूकोज और नहीं टूट सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं भैया? तो बैक्टीरिया की सेल होती है प्रोकैरियोटिक। और याद करो, सेल चैप्टर को याद करो, अच्छे से पढ़ाया है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेली होती है या नहीं होती? बिल्कुल सही, एक भी सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। राइबोसोम होता है बस, और वो भी कौन से टाइप का? 70S। न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे? 1, 2, मैनी या 0? तो आंसर जाएगा 0, यानी प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो बनता है 3 चीजों की वजह से। डिटेल में बताऊं तो एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, ये 2 तो इंपॉर्टेंट है। प्लस इनके साथ काम करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट फैलती है। लेकिन आपको मेन 2 चीजें याद रखनी है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। कैसे? देखिए, ये पानी की ड्रॉप है, ठीक है, ये पानी की ड्रॉप है, इस पे आई ये सनलाइट, ये क्या आई? सनलाइट। जैसे ही पानी की ड्रॉप पे सनलाइट आई तो देखिए एयर से सनलाइट कहाँ जा रही है? पानी के अंदर, वाटर में, यानी मीडियम चेंज हो रहा है। और जब भी मीडियम चेंज होती है तो लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्ट। क्या करती है? रिफ्रैक्ट। तो लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई और डिस्पर्स भी हो गई। क्या हो गई? डिस्पर्स भी हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन भी हुआ प्लस डिस्पर्सन भी हुआ। अब ये टकराई यहां पर, जब भी लाइट किसी पे टकराती है, देखिए पानी के अंदर ही टकराई और पानी के अंदर ही फिर आगे मुड़ेगी, तो ये क्या करेगी? दोनों काम पानी के अंदर कर रही है। तो यहां से इस तरीके से ये क्या हो गया? यहां पर हुआ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगेन क्या होगा? पानी से एयर में लाइट जाएगी और जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये आपको 7 कलर नजर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन होता है। तो इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो आपको रेनबो की तरह दिखती है, या रेनबो नजर आता है आपको आसमान में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो रेनबो क्यों बनता है? इसी वजह से बनता है। 7 कलर कौन कौन से? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू। सी की जो शेल होती है उसका गोल्डन व्यू क्यों आता है? तो बस इसको याद रख लीजिएगा, पोलराइजेशन की वजह से। जब लाइट सी शेल के ऊपर टकराती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन के साथ साथ पोलराइजेशन हो जाती है, यानी मल्टीपल डायरेक्शन की लाइट जो होती है वो सिंगल डायरेक्शन में चली जाती है। एक लाइट थी वो मल्टीपल डायरेक्शन में थी, पोलराइजेशन का मतलब वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगी और वो गोल्डन नजर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ टाइम। यानी कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टी स्क्वेयर के। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? चलिए चेक करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी बाय टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बस लगा दो, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की जगह लगा दो डिस्टेंस बाय टाइम, और नीचे टाइम तो पड़ा ही है, क्या हो गया? एस बाय टी का स्क्वेयर। और आपको ये बात बोल दी गई है कि एस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर है, यानी कि टी स्क्वेयर ए इज इक्वल टू एस होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी ए क्या है? ए कॉन्स्टेंट है। इस तरीके से निकालेंगे आप, ए क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ज्यादा माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी बस इसको याद कर लो, रट लो, क्रैम, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो यही है। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम हाइट की 4 गुना हो जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे मैम ये क्या सारी चीजें हैं? ये पूरा एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो। कई बार क्या होता है, आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो तो वो ऐसे आके गिरता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल।
इसमें आप देख रहे हो चीज ऊपर भी जा रही है और चीज इस तरफ भी जा रही है। देखिए ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है और लंबाई भी, मतलब हॉरिजॉन्टल भी जा रही है और वर्टिकल भी जा रही है। इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके अंदर ये कहलाता है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कितनी दूर तक वो चीज गई। आपने एक बॉल फेंक की तो वो कितनी दूर तक गई, और ये है मैक्सिमम हाइट, यानी कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक गई। और इसमें जो टाइम लगता होता है वो टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। तो इसने बोला है कि जो हाइट है, मान लीजिए हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कब होती है ऐसा, जब ये 45 डिग्री पे फेंकी जाए। बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, R बराबर होता है 4h कोट थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेटल दिए गए हैं, उसमें से लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है आप लोगों को। तो देखिए आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो सीजियम जो होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, या मरकरी होता है। तो आपको ऑप्शन में मरकरी दिख रहा है, मार्क कर दीजिए, आंसर आ गया मरकरी। अब देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेटल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ऐसा मेटल जो हमें लिक्विड मिलता है वो अकेला कौन है, मरकरी, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, सिल्वर कलर का होता है ये, और ये पॉइजनस होता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे मेटल जो जैसे ही हम अपनी हथेली पे रखें, यानी अपनी पाम पे रखें, वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ऐसे हैं सीजियम और गैलियम। तो सीजियम क्या है, सीजियम क्या है, सीजियम एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है बताओ, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला, या फिर मरकरी होता है, ठीक है। बस इतनी याद रखनी है बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द गैस प्रोड्यूस्ड इन मार्शी प्लेसेस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट, यहीं पर मिथेनोजन बैक्टीरिया भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए इसको हटा दीजिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि मार्शी एरिया में वेजिटेशन से मीथेन गैस निकलती है जब भी डीकम्पोजिशन होती है, मतलब जो ये जितनी भी चीजें हैं वहाँ की, जब वो डीकम्पोज करती है, ठीक है, जितने भी मार्शी प्लेसेस हैं वहां पर जब भी जो दलदल होते हैं, मार्शी प्लेसेस क्या होते हैं, दलदल, आप जानते हो वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है ना, दलदल में से स्मेल आ रही होती है, वो इसीलिए हो रही होती है क्योंकि वहां पर मिथेनोजन बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन काम करते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया। और मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां का ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी वनस्पति है वहां पे, उन सबको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा। अच्छा, वो दलदल क्यों होता है, क्योंकि वहां पर वाटर कंटेंट हाई होता है, वाटर की अमाउंट क्या होती है, हाई होती है, और वहां से निकलती है मीथेन गैस। और एक और चीज, मीथेन गैस एक बहुत ही मतलब मैं बोल सकती हूँ इम्पोर्टेंट तो नहीं, क्या कहते हैं उसे हम, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। काफी बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे जो 40 क्वेश्चन है वो होते हैं कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा है वो मुझे आंसर बता सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।